स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज फ्लूइड्स के ऊपर जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9.1 जो है उसमें ये कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज़ ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रेशर होता है वो बढ़ता है किसकी वजह से, हाइट की वजह से। तो जो बॉटम पर कोई चीज़ होती है जितनी डेप्थ में होगी उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर होता है। तो जो फीट हैं वो नीचे हैं तो और उस वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू द ब्रेन। तो as the pressure is directly proportional to the height, thus pressure at feet is more than the pressure of blood at brain। तो उसके बाद बी पार्ट में पूछा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द हाइट ऑफ about 6 kilometer decreases to nearly half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 kilometer। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तो वो तकरीबन आधा रह जाता है कि कहाँ से, जितना सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे आधा रह जाता है 6 किलोमीटर की हाइट पर, जबकि एटमॉस्फेयर जो है उसकी हाइट जो है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो डेंसिटी जो होती है 6 किलोमीटर पर, वो डेंसिटी जितनी अर्थ के सरफेस पर डेंसिटी होती है उससे आधी रह जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्योंकि डेंसिटी वहाँ पर आधी रह जाती है इस वजह से वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाफ हो जाता है। सी पार्ट है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको हम स्केलर क्यों कहते हैं, जबकि जो फोर्स ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फिर भी प्रेशर स्केलर क्यों माना जाता है? इसकी वजह ये होती है क्योंकि जब प्रेशर लगाया जाता है किसी चीज़ को, किसी एनक्लोज लिक्विड को, तो वो सभी तरफ इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो उसमें डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि किस डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा होगा कितना कम होगा, सभी डायरेक्शनों में एक जैसा लगता है। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता इस वजह से प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 9.2। उसमें ये कहा गया है एक्सप्लेन व्हाई द एंगल ऑफ कंटैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज obtuse while that of water with glass is acute। तो इसके हमने बताना है कि मरकरी के साथ ग्लास का एंगल ऑब्ट्यूज क्यों बनता है और वाटर का ग्लास के साथ एक्यूट क्यों बनता है। तो इसकी वजह ये होती है क्योंकि वाटर जो है ग्लास के साथ स्टिक करता है क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अडेयन ग्लास के साथ ज़्यादा होती है, जबकि मरकरी जो है ग्लास को स्टिक नहीं करती, उसकी फोर्स ऑफ अडेयन जो होती है वो कम होती है एज़ कंपेयर टू द फोर्स ऑफ कोहियन बिटवीन इट्स ओन मालिक्यूल्स। तो मरकरी के जो अपने मालिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इनकी फोर्स ऑफ कोहियन ज़्यादा होती है, लेकिन ग्लास के साथ इनकी फोर्स ऑफ अडेयन कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है वाटर ऑन ए क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू spread out while mercury on the same surface tends to form drops। तो ऐसा क्यों होता है कि क्लीन ग्लास के ऊपर जो मरकरी है वो ड्रॉप्स बनाने की कोशिश करती है लेकिन पानी उसके ऊपर स्प्रेड करता है। तो इसकी वजह जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि फोर्स ऑफ अडहेजन जो होती है वाटर और ग्लास के बीच में ज़्यादा होती है। तो वाटर जो है ग्लास के साथ स्टिक करना चाहता है अपने मालिक्यूल के मुकाबले में, उनकी जो फोर्स होती है ग्लास के मालिक्यूल्स के साथ वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो ग्लास के साथ स्टिक होता जाता है और स्प्रेड हो जाता है। जबकि मरकरी के जो मालिक्यूल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ कोहिजन
अपने मालिक्यूल्स के साथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द ग्लास एंड मरकरी मालिक्यूल्स। इसलिए मरकरी मालिक्यूल्स ग्लास से दूर भागते हैं, पीछे हटते हैं, अपने मालिक्यूल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मरकरी जो होती है वो क्या करती है, ड्रॉप्स बना लेती है। तो जबकि वाटर जो होता है वो ग्लास के साथ स्टिक करता है। सी पार्ट में है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। तो जो सरफेस टेंशन होती है वो एरिया के ऊपर एरिया के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करती। तो हमें सरफेस टेंशन की डेफिनेशन पता है कि सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और क्योंकि ये एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इस वजह से हम कहते हैं कि फोर्स जो है जो सरफेस टेंशन है वो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। उसके बाद डी पार्ट जो है, वाटर विद डिटर्जेंट्स डिजॉल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वाटर में जब डिटर्जेंट डिज़ोल्व किया जाता है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जो भी डिटर्जेंट है, कोई सोप है, उसका जब सॉल्यूशन बनाया जाता है वो कैपिलरी ट्यूब्स जो होती हैं, कपड़ों की जो पोर्स होते हैं, जो कपड़ों के पोर्स होते हैं वो कैपिलरी ट्यूब्स का काम करते हैं। तो सोप सॉल्यूशन उनमें राइज करता है, या जो डिटर्जेंट का सॉल्यूशन होता है उनमें राइज करता है। तो राइज किस वजह से करता है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ही ज़्यादा जो लिक्विड है उसमें राइज करेगा। तो जो सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कॉस ऑफ थीटा के ऊपर। जहाँ पर कॉस थीटा जो है वो जहाँ पर थीटा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है। तो अगर थीटा छोटा होगा तो कॉस थीटा ज़्यादा होगा। तो जितना थीटा छोटा होगा उतना ही कॉस थीटा जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसलिए कॉस थीटा ज़्यादा होने से सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादा होगी, तो जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो उसके बीच में ज़्यादा राइज करेगा, जो पोर्स हैं उनमें ईजिली राइज करेगा, ज़्यादा राइज करेगा अगर थीटा की वैल्यू कम होती है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू कम होती है। तो ई पार्ट में पूछा गया है ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्सेस इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। तो जब भी कोई लिक्विड ड्रॉप होता है उसके ऊपर बाहर की कोई ताकत नहीं लगाई गई तो वो एक स्फेरिकल शेप ले लेता है। इसकी वजह क्या होती है? तो हम ये बात कह सकते हैं उसके स्फेरिकल शेप लेने की वजह ये होती है क्योंकि कोई भी लिक्विड जो है सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम सरफेस एरिया अपना बनाना चाहता है। तो और मिनिमम सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है, तो इस वजह से कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल शेप अटेन कर लेता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन नंबर 9.3 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें पहले ए में पूछा हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डैश विद टेम्परेचर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो सरफेस टेंशन कम होती जाती है, तो इसके लिए आ जाएगा डिक्रीजेस। बी विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश विद टेम्परेचर वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विद टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस जो होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ, जबकि विस्कोसिटी जो लिक्विड्स की होती है वो डिक्रीज होती है। तो पहले पार्ट में आ जाएगा इंक्रीजेस, दूसरे में आ जाएगा डिक्रीजेस। तो सी पार्ट जो है उसमें ये पूछा गया है फॉर सॉलिड्स विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द शीयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। शीयरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होती है? शियर स्ट्रेन के। वाइल फॉर फ्लूइड्स इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जैसा कि हमने एक न्यूमेरिकल में भी किया था जब हम एग्जांपल्स कर रहे थे, तो उसमें भी हमने ये देखा था कि लिक्विड के केस में जो शियर स्ट्रेन के बदले हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन यूज़ किया जाता है। तो डी पार्ट जो है उसमें यह है कि फॉर ए फ्लूइड इन ए स्टडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट ए कंस्ट्रक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है
तो जहाँ पर कोई थोड़ी सी जगह ऐसी आ जाती है जहाँ पर एरिया कम होता है, तो वहाँ पर फ्लो तेज़ हो जाता है। तो ये किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को या बर्नौली प्रिंसिपल को? तो ये दोनों को ही फॉलो करता है, क्योंकि मास जितना फ्लो करना होता है पर सेकंड उतना ही फ्लो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है और बर्नौलीज प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। फॉर ए मॉडल ऑफ प्लेन इन ए विंड टनल, disturbance occurs at dash speed for turbulence for a actual plane। तो अगर एक मॉडल प्लेन बनाया गया है, ऐसे ही एक मॉडल बनाया गया प्लेन का, तो उसको एक टनल में रखा गया है जिसमें जो स्पीड है, जो टर्बुलेंस होती है, जो हवा की उसमें डिस्टर्बेंस होती है, वो एक्चुअल प्लेन से ज़्यादा होती है या कम होती है। ये हमेशा इसकी टर्बुलेंस जो है वो ज़्यादा रखी जाती है। तो उसके बाद 9.4 क्वेश्चन जो है उसमें ये पूछा गया है, एक्सप्लेन वाई टू कीप ए पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। तो आप लोगों को पता है जब भी हम किसी पेपर को हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, तो अगर किसी पेपर को हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर ब्लो करते हैं, नीचे नहीं। तो वो क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर ब्लो करेंगे तो ऊपर वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, जबकि नीचे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो नीचे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा होगी वो उसके पेपर के वेट को बैलेंस करेगी, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। बी पार्ट जो है उसमें ये है कि व्हाई वी ट्राई टू क्लोज ए वाटर टैप, sorry, when we try to close a water tap with our fingers, fast jets of water gush through the openings between our fingers। तो जब भी हम किसी टैप को बंद करने लगते हैं तो पानी जो होता है हमारी फिंगर्स के बीच में जो गैप्स होते हैं, तो उसके बीच में से बहुत तेज़ी से बाहर निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है कि जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे फिंगर्स के बीच में जो ओपनिंग्स होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, उनका एरिया कम होगा। एरिया कम होने से वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद सी पार्ट जो है उसमें ये बात पूछी गई है सी पार्ट में कि द साइज ऑफ द निडल, the size of the needle of a syringe controls the rate better than the thumb pressure exerted by a doctor while administering an injection। तो जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो थंब का प्रेशर होता है इंजेक्शन लगाने के लिए, वो फ्लो को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करता जितना कि सिरिंज जो है वो कंट्रोल करती है, जो उसकी निडल होती है वो ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो अगर हम देखेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है P + 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें जो फ्लो है वो प्रेशर की 1 पावर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वेलोसिटी की 2 पावर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए वेलोसिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, और वेलोसिटी को कौन कंट्रोल करता है? नीडल। तो नीडल क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल करती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि नीडल जो है वो ज़्यादा कंट्रोल करती है दैन द थंब प्रेशर। तो उसके बाद डी पार्ट जो है, ए फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ ए स्मॉल होल इन ए वेसल रिजल्ट्स इन ए बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। तो ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड जो फ्लो करता है किसी किसमें से, लिक्विड जो फ्लो करता है स्मॉल होल में से, तो वो उसके ऊपर प्रेशर लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वजह ये होती है कि जब लिक्विड बाहर निकलता है छोटे से होल से, तो इसकी वेलोसिटी बड़ी ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। तो इस वजह से सिंस नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ए बैकवर्ड वेलोसिटी मस्ट अटेन्ड बाय द वेसल
in accordance with the law of conservation of momentum. Due to this reason, a backward pressure is experienced. ठीक है, आपको ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया कि जब लिक्विड बाहर निकलेगा एक छोटे से होल से तो क्या करेगा कि बड़ी ज़्यादा वेलोसिटी अटेन कर लेता है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होती है, मोमेंटम बड़ा ज़्यादा होता है, तो बाहर से तो कोई ताकत लगा नहीं रहे, तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। जैसे कि बुलेट और गन में होता है कि बुलेट आगे जाती है तो गन को पीछे धक्का मारती है। इसी तरह से यहाँ पर भी कि जो वाटर है आगे को निकलेगा तो उसको काउंटर करने के लिए जो वेसल है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। तो ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो ए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। तो एक स्पिनिंग जो बॉल होती है तो वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो नहीं करती। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन ए स्पिनिंग बॉल इज थ्रोन with large speed, then the layer of the layer then the layer of air moving above the ball is retarded, and the layer below the ball gets accelerated due to the spin motion. It is because the layer above the ball moves in a direction opposite to that of the spinning ball, whereas the layer below it moves in the direction of the spin. Thus, the velocity and kinetic energy of the layer above the ball becomes less than that of the layer below it. According to Bernoulli's theorem, pressure, energy, and hence pressure of the air above the ball becomes greater than below it. Due to this difference in pressure, the two sides of the ball, the path of the ball becomes curved. ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि जब भी स्पिनिंग बॉल जो होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे स्पिनिंग बॉल होती है तो एक साइड जो होती है वो एयर के जब बॉल आगे की ओर जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि एयर जो है उसको अपोज करती है। तो जो एक पार्ट होता है जो एक पार्ट होता है बॉल का, तो उसको एयर की जो अपोजिशन है, जो अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही है, वो उसको फेवर करती है, एक साइड को अपोज करती है। तो एक साइड से वेलोसिटी बढ़ जाती है, एक साइड से वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस साइड वो फेवर करेगी वेलोसिटी को, तो जिस साइड फेवर करेगी वेलोसिटी को उस साइड वेलोसिटी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम। तो जिस साइड ये उसके फ्लो को अपोज करेगी वहाँ पर वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से जो बॉल है वो एक कर्व्ड पाथ जो है वो फॉलो करेगी। तो वो उसका जो पाथ है वो पूरी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री उसकी नहीं बन पाएगी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9.5 ये होता है कि इसमें ए 50 किलोग्राम गर्ल wearing high heel shoes balances on a single heel. The heel is circular with a diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? तो आपको एरिया भी दिया है, तो आपको उसका मास दिया है, मास का वेट निकल जाता है, तो वेट निकाल के तो हम वेट जो है फोर्स हो गई, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो हमें प्रेशर दे देता है। मास है गर्ल का 50 किलोग्राम, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी मास इंटू 9.8, 490 न्यूटन हो गया। डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई रेडियस के बदले आधा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बनाना हो तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 7.85 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स हमारे पास 490, एरिया हमारे पास 7.85 इंटू 10⁻⁻5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.24 इंटू 10⁻6 पास्कल जो है ये वैल्यू आ जाए।